हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ 10 बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजंस या मनी डिसीजंस जो हर माँ बाप को अपने बच्चों के लिए लेना चाहिए। अब ये वीडियो आपको बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए उस बारे में नहीं है। उस तरह का एक वीडियो मैं ऑलरेडी पहले कर चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ ऊपर लिंक करूंगी, आप देख सकते हो। बट इस वीडियो में मैं ऐसी 10 जनरल चीजों के बारे में बात करने वाली हूँ जो बहुत बार हम लोग सबके ध्यान से निकल जाता है और हम भूल जाते हैं करना। तो इस लिस्ट में सबसे पहली चीज है अपने लिए यानी कि पेरेंट्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेना, ताकि अगर एक या दोनों पेरेंट्स को कुछ हो जाता है तो बच्चे की अपब्रिंगिंग, एजुकेशन, इन सारी चीजों का कॉस्ट उस लाइफ इंश्योरेंस से कवर हो सके। एंड एट द सेम टाइम आप नया ले रहे हो चाहे इंश्योरेंस, चाहे आपके पास एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस है, इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को एज ए नॉमिनी उस इंश्योरेंस में ऐड करवाएं। दूसरा पॉइंट है बच्चों के लिए एक पीपीएफ अकाउंट खोलना, या अगर आपकी बेटी है तो उसके लिए एक सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोलना। अब इन अकाउंट्स के जो बेसिक बेनिफिट्स हम सब जानते हैं वो तो है ही कि इसमें आपको एक हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है कंपेयर टू एफडी, आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं और ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन द रीजन मैं आपको कह रही हूँ कि आपको बच्चों के लिए स्टार्टिंग में ही अकाउंट्स खोलने चाहिए इज बिकॉज ऑफ द लॉक इन पीरियड। जैसे कि एक पीपीएफ अकाउंट का लॉक इन पीरियड होता है 15 साल, तो अगर आप अभी से अपने बच्चे के लिए एक पीपीएफ अकाउंट खोल देते हैं, आप चाहे इसमें फुल इन्वेस्टमेंट ना भी करें, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें, बाय द टाइम आपका बच्चा 15-16 साल का होगा या उसका कॉलेज जाने का टाइम आएगा, तब तक ये अकाउंट मैच्योर हो चुका होगा। तो आप उसमें से पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं या आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 5-5 सालों के लिए। तो इन दैट केस द लॉक इन पीरियड रिड्यूसेस टू 5-5 साल। प्लस इसमें से आप हर साल कितना पैसा निकाल सकते हो उस पर भी एक रिस्ट्रिक्शन होता है, तो मैच्योरिटी के बाद वो रिस्ट्रिक्शंस थोड़े ईज आउट हो जाते हैं, विच इज एन एडेड बेनिफिट। तीसरा पॉइंट है मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में। अगर आप लोगों के पास आपका बेबी होने से पहले ही एक एग्जिस्टिंग मेडिकल कवर था, या इवन अगर आपकी कंपनी आपको मेडिकल कवर प्रोवाइड करती है जहां आप पहले से काम कर रहे हो, आपका बेबी बाद में हुआ, तो मेक श्योर कि आप अपने बच्चे को भी ऐड करवा दीजिए उस मेडिकल इंश्योरेंस में, ताकि जस्ट इन केस कल जाके कोई एक मेडिकल एक्सपेंस आता है रिलेटेड टू द बेबी, देन ही कैन ऑल्सो बी कवर्ड अंडर इट। चौथा पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो बहुत कॉमन है स्पेशली इंडियन हाउस होल्ड्स में, जहां कोई एक जन ही फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है या फाइनेंसेस मैनेज करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो हस्बैंड्स या डैड्स होते हैं, तो इन दैट केस इंपॉर्टेंट होता है बाकी सारे लोगों को भी इस चीज की इंफॉर्मेशन होना कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है, किन किन चीजों में, उनके पासवर्ड्स क्या है, उनके नॉमिनेशन सही है या नहीं। अब पिछले जनरेशन तक ये होता था कि एक फाइल मेंटेन की जाती थी जिसमें सारे पासबुक्स हो गए, बैंक के डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो सारों की हार्ड कॉपीज अवेलेबल रहती थी। तो अगर डिसीजन मेकर को कुछ हो भी जाता है तो उस फाइल को देख के घर वालों को ये पता चल जाता था कि कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्टेड है। अब आजकल इतनी सारी चीजें डिजिटल हो जाती है, बहुत बार हम लोग फाइल्स मेंटेन नहीं करते, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई एक तरीका ढूंढा जाए फैमिली मेंबर्स को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया गया है, पासवर्ड्स क्या है पर्टिकुलर वेबसाइट्स के, ये सारी डिटेल्स उनके साथ भी शेयर हुई हो। पांचवा पॉइंट, जैसे मैंने लाइफ इंश्योरेंस में बताया वैसे ही हर इन्वेस्टमेंट की चीज में एक नॉमिनेशन होना जरूरी है। नॉमिनेशन यानी अगर अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाता है तो उसके बाद वो पैसा किसको जाएगा, उसके लिए नॉमिनेशन डालने का ऑप्शन होता है हर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। इनफैक्ट आप एक से ज्यादा नॉमिनेशन डाल सकते हो कि फर्स्ट नॉमिनेशन इज दिस, यानी अगर कुछ हो जाता है तो पहला इसका राइट आता है एंड द सेकंड नॉमिनेशन इज दिस, या आप एक परसेंटेज स्प्लिट भी कर सकते हो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि अगर कुछ आपको हो जाता है तो आपके बाद घर वालों के लिए अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस ना खड़े हो। सिक्स्थ पॉइंट है एक बजट मेंटेन करने के बारे में। अभी एक हाउस होल्ड बजट की बात मैं नहीं कर रही, लेकिन बच्चों से रिलेटेड एक बजट मेंटेन करने के लिए बहुत बार क्या होता है एज पेरेंट्स, अब बच्चों के लिए जब कुछ करने को आता है, कुछ खरीदने को आता है, तो हम बहुत बार नहीं सोचते। बट आई थिंक पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों से रिलेटेड चीजों का भी एक बजट बनाना, यानी कुछ नेसेसरी चीजें होती है जैसे वैक्सीनेशंस हो गए, उनका स्किन केयर हो गया, डायपर्स हो गए, जिन चीजों पे आपका मंथली खर्चा होगा ही और उसमें आप ज्यादा कट डाउन नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम बहुत सारी चीजें होती है जैसे बच्चों की टॉयज हो गई, उनके लिए के कपड़े हो गए, फॉर दैट मैटर स्कूलिंग भी हो गई, बिकॉज वो एक डिसीजन आपके हाथ में होता है कि आप किस रेंज की फीस वाली स्कूल में बच्चे को डालना चाहते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से एक मंथली बजट बनाना चाहिए और उसको स्टिक करना चाहिए, ताकि ओवर स्पेंडिंग ना हो जाए और बच्चों की जो आगे बड़ी जरूरतें आने वाली है उसके लिए आप सफिशिएंट सेविंग कर
कर सकते। 7th पॉइंट है जो कि मेरा एक पर्सनल बिलीफ है, आपका अलग भी हो सकता है, इसके कभी भी रियल एस्टेट यानी घर मकान इन सारी चीजों को आपको बच्चे के कोई गोल से अटैच नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार इंडियन पेरेंट्स ये करते हैं कि चलो ये एक घर खरीद लेते हैं इसकी शादी के लिए, उस टाइम पे बेच के उसकी शादी का खर्चा निकल जाएगा या उसकी एजुकेशन का खर्चा निकल जाएगा। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं घर बेचना इतना आसान काम नहीं होता है, स्पेशली आजकल की कंडीशन में। पिछले 5-7 सालों से आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कि घर बेचना एक आसान काम नहीं है। नहीं तो हो सकता है कि जरूरत के टाइम पे हम उसको बेच ना पाए या उसको मार्केट रेट से काफी कम रेट्स में बेचना पड़े और एंड थिंग्स लाइक दैट। जो 8th पॉइंट है वो है कि हस्बैंड एंड वाइफ के अलावा भी आपके फैमिली में कोई ऐसा ट्रस्टेड होना चाहिए जिसको आपके फिनेंसेस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो, ताकि जस्ट इन केस आपको कुछ हो जाता है तो आपके बाद समवन नोज के कहाँ कहाँ क्या क्या इन्वेस्टेड है और वो आपके बच्चे की हेल्प कर सकता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं 8-9 साल से ऊपर के, तो आप उनके साथ भी बेसिक फिनेंशियल चीजें डिस्कस करना शुरू कर सकते हैं। 9th पॉइंट है कि स्टॉक मार्केट से डरिए नहीं। यानी इंडिया में 2 एक्सट्रीम्स होते हैं कि या तो जो स्टॉक मार्केट से एकदम ही डरते हैं कि बहुत रिस्की है और एफडी और इन सारी चीजों में ही इन्वेस्ट करके रखते हैं, और दूसरे जो होते हैं जो बहुत ही स्टॉक मार्केट में अग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हैं और बहुत बार उनका बहुत नुकसान भी होता है। बट इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका कुछ ना कुछ एक्सपोजर स्टॉक मार्केट में हो। व्हेन आई से स्टॉक मार्केट, जरूरी नहीं कि आप स्टॉक्स खरीदो, म्यूचुअल फंड्स भी स्टॉक मार्केट से लिंक्ड होते हैं और कंपैरेटिवली एक सेफ तरीका होता है। तो जो बच्चों के लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं जैसे कि एजुकेशन, तो उसके लिए आप एक सिस्टमेटिक तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में काफी डिटेल में बात की थी इस बारे में, तो आप वो देख सकते हो। और 10th जो पॉइंट है जो कि बाकी सारे पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना बाकी सारे पॉइंट्स एक्चुअली यूजलेस है, इसके आप अपने बच्चों को पैसों की वैल्यू के बारे में समझाएं, उनको अपने मीन्स से कम में रहने के बारे में सिखाएं। यानी आजकल क्या हो गया है, इतनी सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है, सोशल मीडिया है, एक दूसरे को देख के भी लोग चीजें खरीदते रहते हैं, क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल है, 2 पेरेंट्स अगर काम करें तो इनकम भी ज्यादा होती है। तो बहुत बार बच्चों को पैसों की वैल्यू समझ नहीं आती, उनको लगता है कि जो वो खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड कि जो वो खरीदना चाहते हैं वो हमेशा खरीदना जरूरी नहीं है और हमें हमारे मीन्स में रहना चाहिए। अब ये चीज ऐसी है जिसको आप अपने लाइफस्टाइल के थ्रू ही बच्चों को सिखा सकते हो। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल, आई थिंक, आज ही नहीं हमेशा के लिए। दैट अकॉर्डिंग टू मी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये थे 10 ऐसे पॉइंट्स जो मेरे हिसाब से आपके फिनेंशियल लाइफ के पर्सपेक्टिव से बेस्ट डिसीजंस हो सकते हैं, आपके लिए भी आपके बच्चों के लिए भी। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। यूजफुल लगा तो प्लीज गिव इट अ लाइक, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।